गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम बाल महाभारत भारत की खोज का दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें से एक टॉपिक था, यहाँ ऊपर हम देखें, भारत माता को हमने जान लिया था कि भारत माता की जय क्या होता है, ये हमने जाना था। उसके बाद फिर भारत की विविधता और एकता, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो इसी टॉपिक में कुछ चीजें बची हुई थी, वो हमको जानना है। ठीक है, यहाँ से किसी एक देशी समूह में चाहे वो कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशी समूह से की जाती है। ये बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की स्त्री अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश से पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने अब कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए थे, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वो भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। कहने का मतलब ये कि कोई कितना भी छोटा समूह क्यों ना हो, छोटा देश क्यों ना हो, घनिष्ठ रूप में आपस में क्यों ना जुड़े हों, लेकिन उसमें भिन्नता बनी रहती है। पुराने समय में इतना बड़ा देश भारत एकजुट नहीं रहा करता था, तमाम छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन फिर भी एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता था, अंततः वो भारतीय ही कहलाता था। आज भी अगर कोई भारत का व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है तब भी भारतीय कहलाता है, या कोई विदेशी भारत में आके रहने लगता है तो कुछ दिन बाद वो भी भारतीय बन जाता है, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो। भिन्नताएं हैं उनके खान पान में, रहन सहन में, लेकिन इसके बावजूद वो भारतीय कहलाते हैं। आगे, आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, तो विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी है, उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान, किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में भी अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं, और कोई जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों में उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है। देखिए, लेखक यहाँ पे भारत की पूरी विविधता की चर्चा करेंगे। अभी तो मैदानों की चर्चा हो गई, अब देखिए किसकी चर्चा करते हैं। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती के जीवन में संचार करके उसे सहता सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। ये तो उत्तर भारत की बात होगी। विशाल नदियों और उसके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, ये हिमालय की बात होगी। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, ये साउथ इंडिया हो गया। लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों के रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं, उसे सहज कर रखते हैं। ये भारत की विविधता की चर्चा की गई कि भारत में कहीं बर्फ, कहीं गर्मी, कहीं नदी, कहीं फूल, कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं पठार। ये भारत की विविधता है, और विविधता के बावजूद भी ये सब क्या है? भारत है।
उसके बाद जो अगला टॉपिक है जन संस्कृति। चलिए कुछ प्रश्न पूछ लिया आपसे। अच्छा, आपको ये बताना है कि लेखक ने यहाँ पर एक जगह ये बात कही कि वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती के जीवन में संचार करके उस सहसा सौंदर्य और हरियाली की झिलमिलाते, इसमें झुलसी हुई धरती का क्या मतलब है? कौन बताएगा? इस झुलसी हुई धरती का क्या मतलब है? अनुराग, पता है तुम्हें झुलसी हुई धरती का क्या मतलब है? नो सर। ज्ञानेंद्र, नहीं मालूम? झुलसी हुई धरती, शुभ अग्रवाल बताओ। सर हमें भी नहीं समझ में आया। झुलसी हुई धरती समझ में है? सुनिए बताएंगे। सर झुलसी हुई धरती मतलब धसी हुई धरती। तो झुलसी हुई का मतलब है गर्मी में झुलस जाना। झुलसना आग में होता है, जैसे बहुत ज्यादा आग होती है ना तो आदमी जल जाता है, उसे कहते हैं झुलस गया। तो झुलसी हुई धरती का मतलब है गर्मी में, मई जून की गर्मी में धरती कितनी गर्म हो जाती है, कितनी झुलस जाती है, सब पेड़ पौधे और जो घास सूख जाती है, और फिर उसके बाद बारिश आती है तो उसमें ऐसा सौंदर्य और हरियाली आ जाती है, यानी घास उगाती है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं तो चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है। और जून के महीने में पहाड़ भी सूखे दिखाई पड़ते हैं, जंगल भी सूखे दिखाई पड़ते हैं। ये हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे जन संस्कृति की। चलो शुभ अग्रवाल पढ़ोगे आगे बेटा जन संस्कृति। अभी खाना खा रहे हो तुम? सर सर हाँ, जन संस्कृति पढ़ना है तुमको। शुभ अग्रवाल पढ़ रहे हो? शुभ पढ़ो। शुभ अग्रवाल अपना माइक अनम्यूट करो फिर पढ़ो। यस सर। हाँ पढ़ो। मेरे वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवक नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थीं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथिक और पुराकृतियों का मेल था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोक मानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्धि और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसालों के बारे में सीधी सादी बातचीत को यह देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य लगता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग
और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था। तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्तोत्र, पुराकथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायकों के ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। 30 पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ युवकों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वह मुझे पुराने भक्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बरसते इनके हालात बेहतर हो और इनसे आस कुछ करने के ज्यादा अवसर हो। चारों ओर बहुत अच्छा, बहुत गरीबी अच्छा, और उससे पैदा। बहुत अच्छा पढ़ा शुभ। इसका ये मतलब ये हुआ पूरे का कि लेखक ने भारत की गतिशील जनता के जीवन नाटक को बहुत ही नजदीक से देखा। भारत में प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास की भी चर्चा की। प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत की भी की। और यही रामायण और महाभारत के पता नहीं लोगों को सैकड़ों पद याद रहते हैं कि कोई भी घटना होती है, कोई भी प्रसंग आता है तो उसका उल्लेख वो लोग करना शुरू कर देते हैं। भले ही उसमें इतिहास नहीं होता लेकिन साहित्य भरा पड़ा होता है, पूरा कथाएं उसमें भरी पड़ी होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, लेखक जैसे भारतीय लोगों को देखता था, चाहे पुरुष हो महिला हो, उन्हें पुराने भित्ति चित्रों की याद आ जाती थी। तो ये भी चर्चा इसमें देखी हमने। भित्ति चित्र यानी जो भीति पर चित्र बने होते थे, दीवारों पर चित्र बने होते थे। चलिए, अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया जिसकी मीनिंग आप जानना चाहे तो बताइए। सर बलिष्ठ मतलब, बलिष्ठ मतलब सर बलिष्ठ मतलब बलशाली, शरीर से बलशाली, जिसका शरीर बहुत बलशाली होता है। और कुछ? सर पृष्ठभूमि मतलब, उच्च भूमि सर यानी पृष्ठभूमि मतलब क्या? लोकमानस मतलब पृष्ठभूमि सर, एक एक लोग साफ सुथरा पूछे, समझ में नहीं आता। सर लोकमानस पृष्ठभूमि मतलब, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सर लोकमानस मतलब, सर पुष्ट सर लोकमानस मतलब, लोकमानस यानी जनता का मन, है ना। जनता का मन, मानस माने मन, लोक माने जनता। सर यस सर। पृष्ठभूमि मतलब क्या होता है? क्या? पृष्ठभूमि मतलब सर क्या होता है? पृष्ठभूमि यानी बेस, आधार। चारों आगे हम पढ़ेंगे। चारों ओर, पहले सभी लोग माइक म्यूट करें। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाले अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृत से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए थे और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी।
पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहट थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। कहने का मतलब भारतीय जनता पर बहुत विपत्तियां आई, बहुत आक्रमण हुए, बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा गया, कुचला गया, उनके मंदिर ध्वस्त किए गए, यहाँ के संस्कार नष्ट किए गए, हर तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया। लेकिन ये एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहट थी जो हजारों वर्ष के सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे कोई मिटा नहीं पाया। हजारों वर्ष से जो संस्कृति चली आ रही थी, आज भी वही संस्कृति विद्यमान है। हमारे पूजा पाठ, शादी ब्याह, धर्म कर्म, है ना, हमारी नैतिकता, हमारे विचार आज भी उसी तरीके से सुरक्षित है। तो बच्चों ये तो था आज का पाठ, और कुछ पूछना हो तो इसमें बताइए। सर बोलिए। सर ये भलमनसाहट मतलब क्या होता है? भलमनसाहट मतलब अच्छाई, भलमनसाहट का मतलब अच्छाई। यस सर। चलिए, तो और कुछ पूछना है नहीं तो आज का पाठ हम समाप्त करें, इसमें लिखना कुछ नहीं है। और इसके बाद आगे मैं व्याकरण में आपको कुछ दूसरी चीजें बताऊंगा। तो भारत की खोज में केवल 2 लेसन आएगा अगले जो एग्जाम आने वाला है। तो ये 2 लेसन आपके टॉपिक में सिलेबस में रहेगा, और बाकी भारत की खोज के लेसन हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ये भारत का खोज यहीं तक रहेगा, इसके बाद मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा आपको कल से। यस सर। सर नेक्स्ट क्लास में Yes, व्याकरण। Yes, sir. तो ठीक है, आज की क्लास समाप्त करें। सर Yes, sir. Yes, sir. बाय एवरीवन। यस सर। यस सर।